तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, राइट, उसमें हम एक्चुअली अभी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, राइट। आगे का मतलब क्या है? अब देखो, इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने, जैसे आज हम एफडब्ल्यू टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में समझने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, राइट, इसके रिगार्डिंग। तो इसमें इन्होंने जो इनका जो रोल था एफडब्ल्यू टेलर का, उसमें इन्होंने सबसे मेन जो रोल था इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का था, ठीक है। बिकॉज ये मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, राइट, बाय इनका जो स्टडी हुआ था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ था। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करा था, राइट, अपने करियर में ड्यूरिंग द पीरियड काफी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशनों में इन्हें काम करा था, और वहां पे इन्होंने जो है अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करके वहां पे अप्लाई भी करा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी बेनिफिट हुआ था आउट ऑफ इट। तो उसके बाद इन्होंने ये चीजें ड्राफ्ट करी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो टेलर सर है, इन्हें बेसिकली आप साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दे टोल्ड, आई मीन, आपकी स्टडी जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें मेंशन होगा, ही इज एक्चुअली द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यू नो। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो, हमने ये समझा, हमें पता है भाई मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें काफी सारे फंक्शन करने होते हैं। मेन पर्पस होता है उसका टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। जैसे जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतने सारे प्रोसेस आपके फंक्शन आते हैं। तो वो सारे फंक्शन आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आपको अचीव करना है। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सो मच फंक्शनिंग, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो सेकंड टॉपिक आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। पहले हमने नेचर, सिग्निफिकेंस पढ़े उसके, राइट। फिर अभी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये समझा कि भाई जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा टेक्निक्स के साथ आते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल्स है तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी होगी। जैसे टेलर सर ने भी आपको जो प्रिंसिपल दिया उनके साथ इन्होंने टेक्निक्स भी दी है, राइट, कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप टेक्निक के वे में फॉलो करके उसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी गिव द प्रिंसिपल एज वेल एज टेक्निक, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। जो मैनेजमेंट है इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोला है इन्होंने? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है, ठीक है, बेसिकली क्या काम करवाना है, और फिर उस काम को होते हुए देखो कि क्या वो काम उसी तरीके से हो रहा है, कम कॉस्ट में हो रहा है, बेस्ट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। ये इट इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सी क्या वो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग या नहीं हो रहा, ठीक है। यानी वो काम बेस्ट तरीके से भी होना चाहिए और आपके लिए एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी कॉस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंगली कम रहनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल जो मैनेजमेंट है इसी चीज पे तो डिफाइंड है कि भाई जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तभी तो ऑनर कहेगा कि हाँ भाई मुझे समझ आ रही है चीजें। वो उसको कब समझ आएगी? उसको तब समझ आएगी जब उसे समझ आ रहा है कि हाँ यार मुझे मुनाफा हो रहा है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तब मुझे ये समझ आएगी हाँ चीजें इनफ्लो चल रही है, ठीक है। तो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का गो थ्रू कर रहे हैं। थोड़ा एफडब्ल्यू टेलर की जो थोड़ी जन्म कुंडली है उसके बारे में भी देखेंगे क्या क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करवाना है, ठीक है। और फिर आपको उसे देखना है कि वो काम अच्छी तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस में और लोअर कॉस्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा है हमने। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। देखो, अब यहाँ पे मैन लिखा है तो इट्स इम्प्लाइड कि वुमेन भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो what you want men to do and seeing that they do it in such a manner which is best and cheapest, right। आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको बेस्ट भी होना चाहिए काम। ऐसा नहीं है कि आपने कॉस्ट तो बचा ली, राइट, आपने कॉस्ट बचा ली लेकिन उसके चक्कर में आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। तो फिर किस बात का मैनेजमेंट? ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है अगर मेरा प्रोडक्ट बनता है 10 का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का मेरा कोई प्रोडक्ट बनता है। अब मुझे अगर उसकी कॉस्टिंग कम करनी है तो मैं उसकी क्वालिटी गिरा देता हूँ, ठीक है। जो आराम में खरीद के ला रहा हूँ तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो क्वालिटी ले आता हूँ, अपने आप कॉस्टिंग कम होगी। बट दिस इज नॉट अ मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट में क्या होता है, यू नीड टू मेंटेन द क्वालिटी एज वेल। तो आपको क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज कम कर दी, आपको सब चीज अप टू द मार्क भी करनी है एंड देन अकॉर्डिंगली फिर तभी तो कहा जाएगा कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, राइट। यू आर डूइंग अ मैनेजमेंट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ। जो ये सर है एफडब्ल्यू टेलर जो थे, ये इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, 2-3 बातें। बाकी इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था, क्या किया था, वो आप गो थ्रू कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 20 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था बेसिकली, और ये हमारे साथ रहे थे 1915 तक, ठीक है।
और इनका जो पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, फादर ऑफ इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इनकी डिग्री जो हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होती है फ्रॉम स्टीवन इंस्टीट्यूट में, जो टेक्नोलॉजी का है, 1883 में इन्होंने कंप्लीट करा था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने हमें जो मैनेजमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, राइट। तो इन्होंने बताया है मैनेजमेंट में किस किस तरीके से हम चीजें फॉलो कर सकते हैं, प्रिंसिपल दिए, अलग अलग इन्होंने टेक्निक्स बताई है कि किस किस तरीके से आप टेक्निक्स फॉलो करके देन अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हो। यानी जो आपका कॉस्टिंग पार्ट है उसको लो रख के अपनी जो क्वालिटी है और आपकी जो जो भी आप बेनिफिट आउट ऑफ इट लेना चाहते हो वो कैसे आप ले सकते हो, राइट। इन्होंने काफी सारी चीजें करी है, काफी सारे एग्जाम्पल है इनके जो इन्होंने ऑलरेडी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें सारी फॉलो करी है, तब जाके इन्होंने एक फॉर्मल तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिंसिपल दिए हैं एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने उसको फॉलो करने के लिए टेक्निक्स भी दिया। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रिंसिपल ऑलवेज कम विद टेक्निक, राइट। आपको प्रिंसिपल के साथ ये भी पता होना चाहिए उस टेक्निक को किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं इनका इनिशिएटिव क्या था। इनिशिएटिव क्या था, इन्होंने सबसे पहले जब ये प्रिंसिपल बना रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे हवा में नहीं बना दिया प्रिंसिपल, इन्होंने काफी चीजें करी थी, मतलब काफी पहले इन्होंने वर्किंग एक्सपीरियंस लिया था, काफी चीजें करी थी एंड देन अकॉर्डिंगली इन्होंने वहां से चीजें सीख सीख के देख के वर्कर पे वो चीजें इम्प्लाई कर करके एंड देन इन्होंने प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल के साथ साथ इन्होंने टेक्निक भी बनाई है काफी अच्छी अच्छी, राइट। तो आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोसीड है। ठीक है, करेंटली वी आर स्टार्टिंग विद आई मीन प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं इनके। ठीक है, इन्होंने मेनली 4 प्रिंसिपल दिए हैं आपको। ठीक है, जो 4 प्रिंसिपल मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए। इन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल दिया है, उससे पहले आप ये समझ लो कि पहले के जमाने में किस तरीके से आपका जो जैसे मैंने बताया भी होगा आपको पहले कि पहले के जमाने में जब आपका फॉर एग्जांपल कोई भी ऑनर है या मैनेजर है, इतनी चीजें वहां पे फॉलो नहीं होती थी। उस टाइम पे कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, यू आर डूइंग प्रोड्यूसिंग एनी गुड, आप कोई भी गुड जो है वो बना रहे हो, कोई भी गुड्स बना रहे हो, तो उसमें क्या है, उसमें क्या करते हो आप, पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस लाइन में क्या होता है आपका, एक आप आरएम से लेके यानी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेके फिनिश गुड्स तक बनने तक का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। पहले आपने आरएम खरीदा, फिर आपने मशीनरी खरीदी, जो भी आपके इनपुट लग रहे हैं वो सारी चीजें आपने खरीदी, फिर एक प्रोसेस लाइन में आपने वर्कर लाइन किए, फिर एक प्रोसेस बनाया, इस तरीके से काम होना है। तो इस प्रोसेस में कुछ पार्ट्स होंगे आपके कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, राइट। फिर वो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, यानी वो आधा बन चुका है और आधा भी बाकी है। देन वो एफजी में जाएगा, फाइनली फिनिश गुड्स में जाएगा, उसमें आपका वेस्टेज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें फॉर्मिंग होती है, राइट। इसमें अगर मान लो किसी भी चीज में आपने गलत डिसीजन ले लिया तो इट माइट कॉस्ट यू अ हैवी कॉस्ट, राइट। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब आप देखोगे तो वो काफी हैवी कॉस्ट करता है एक गलत डिसीजन। तो पहले क्या होता था, पहले जो भी ऑनर्स थे या पहले जो भी आपके मैनेजर्स हुआ करते थे, उनके सामने क्या होता था, पहले ऐसी कोई साइकिल, ऐसी कोई स्टडी नहीं मिलती थी, तो वो क्या करते थे, जब भी उनके पास प्रॉब्लम आती थी, राइट, ऑन द स्पॉट वो उसका सॉल्यूशन देते थे। ठीक है, ऑन द स्पॉट का मतलब क्या हुआ, उन्होंने वो चीज पहले कभी देखी नहीं है, बस वहां पे वो क्या चीज यूज करते थे, दैट इज पर्सनल जजमेंट। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट जो उन्हें समझ आया उस टाइम पे, जो भी कलेक्टिवली उनके माइंड में नॉलेज सब है, जो कुछ उनके एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेने के लिए बोल देते थे। ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब इसकी आगे की बात, इनका पहला पॉइंट पढ़ो। इसने बोला है कि साइंस, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब इन्होंने जो रूल ऑफ थंब यहाँ पे कहा, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे रूल ऑफ थंब, राइट, जिसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है पर्सन की, राइट। कोई भी मैनेजर है, कोई भी ऑनर है, वो अपनी पर्सनल जजमेंट जब दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब, राइट। उसमें क्या होता है, उसमें इंटरवेंशन प्रॉब्लम कहाँ आता है, उसमें प्रॉब्लम ये आता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लिया और उस पे अपना जो है, जो भी आपको उस टाइम समझ आया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, व्हाटएवर इट इज, आपने वहां पे एक डिसीजन दे दिया कि भाई ये कर दो। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें आपको अगर उस चीज में थोड़ा बहुत भी आपने पहले वो सिनेरियो देखा हुआ तो आपको समझ आ रही है चीजें, कुछ हद तक वो आपका फिर सही चला जाएगा। बट अगर आपने वो सिनेरियो देखा ही नहीं है पहले ऑर्गेनाइजेशन में और आप उस पर डिसीजन मेक कर रहे हो, राइट, आप उस पर एक्शन ले रहे हो, राइट, बिना कुछ देखे बिना कुछ करे, आप बस वहां पे अपनी पर्सनल जजमेंट यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो डिसीजन आप ले रहे हो, जो ऑर्डर आप दे रहे हो या जो भी कर रहे हो आप, उसके गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसके देखते हुए क्या हुआ कि वहां पे आप क्या कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हो, यानी आप ट्राई कर रहे हो, कोई भी आपके माइंड में चीज आई, आपने वो ट्राई करी, अगर वो गलत हुई तो आप फिर से ट्राई कर रहे हो, राइट, ऐसे आप ट्राई करते जा रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी एक तो मैन पावर भी वेस्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि पूरे अगर प्रोसेस में वो इंडल्ज हो रही है तो मेटेरियल यूज हो रहा है आपका, राइट,
आपकी मैन पावर एनर्जी यूज हो रही है, आपकी कॉस्टिंग है उस पर इन्वॉल्व हो रही है, राइट। वो काम अगर दोबारा से करना पड़ रहा है तो ये सारे रिसोर्सेज आपके दोबारा से यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई आपको क्या करना है ना, अब जब ये रूल लेके आए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, तो इन्होंने बोलता है जितने भी पुराने मेथड्स हैं उनकी एक स्टडी करो, ठीक है। उनकी एक स्टडी करो किस तरीके से वो फॉर्म होते थे। स्टडी आप कैसे करोगे, उनकी स्टडी जो आप करोगे वो इन्होंने एक मेथड निकाला, एक टेक्निक है इनकी वर्क स्टडी की, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे। तो वर्क स्टडी मैं बता देता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म आपको लिए बनाया उसका 2MFT। 2MFT क्या है बेसिकली, इन्होंने क्या करा कि जितनी भी ट्रेडिशनल एक्टिविटी थी, इन्होंने सबसे पहले गैप कहाँ देखा, इन्होंने गैप ये देखा भाई जो आप ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन ट्रायल एंड एरर मेथड में, उसमें आपको ये नहीं पता कि क्या वर्क कर रही है क्या चीज वर्क नहीं कर रही। आपको सबसे पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो आया बिजनेस का आपके सामने, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस पे क्या वर्क करेगा, और दूसरा ये भी पता होना चाहिए ये क्यों वर्क करेगा। अगर ये दो क्वेश्चन क्लियर है, अगर आपको उस सिनेरियो का व्हाट और व्हाई क्लियर है, तो ऑब्वियसली आपके ज्यादा चांसेस और मैक्सिमम चांसेस है कि आप उसमें डिसीजन सही लोगे, ठीक है। क्या और क्यों, मतलब क्या सही होगा और क्यों होगा ये सही, उसके साथ आप रीजन दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे साइंस आ गई जहां पे आप रीजन दे रहे हो पर्टिकुलरली, हाँ यार ये इस तरीके से ठीक होगा, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसे समझो जो इन्होंने बताया, इन्होंने बोला साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, तो इन्होंने पहली बात यही बोली कि जो भी आपकी ट्रेडिशनल एक्टिविटी है या जो भी आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायल एंड एरर मेथड या आपका ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें आप चेक करो, उसमें सीरीज वाइज आप चेक करो प्रॉब्लम कहां पे है। अब इन्होंने चेक करने के लिए जो टेक्निक्स बनाई, टेक्निक्स में एक आप पॉइंट पढ़ोगे यहाँ पे वर्क स्टडी का पॉइंट, ठीक है। तो वर्क स्टडी बेसिकली क्या था वर्क स्टडी में, तो वर्क स्टडी में इन्होंने क्या कहा, 2MFT की एक टेक्निक दी। इन्होंने बोला पहले जो भी आप मेथड यूज करते हो उसके स्टडी करो, मोशन की स्टडी करो, फटीग की स्टडी करो, ठीक है, जो थक जाता है एम्प्लॉय उसकी स्टडी करो, और टाइम की स्टडी करो, ठीक है। आपने ये चार स्टडी अगर कर ली ठीक से, ये उनकी टेक्निक का पार्ट है, ठीक है। तो इवन ये कहते हैं कि पूरा जो मेथडोलॉजी है, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो उसको पूरी एनालाइज करो पहले, किस तरीके से वो मेथडोलॉजी हो रही है, ठीक है। ब्रेकअप करो उसका, किस तरीके से वो मेथडोलॉजी कर रहे हो आप, ठीक है। मोशन तक का इन्होंने वो निकाला, स्टडी करा। मोशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप गए, आप एक मशीन पे फॉर एग्जाम्पल वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस टाइम आपके क्या क्या प्रोडक्टिव मूव्स है, राइट, और क्या क्या आपके अनप्रोडक्टिव मूड, इस पे भी इन्होंने काम किया। मतलब अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो किस तरीके से हमें हैंड की मूवमेंट कर रहा है, जेस्चर कैसे कर रहा है, बैठ कैसे रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये मोशन स्टडी तक इन्होंने करी है, राइट। इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टडी करके एम्प्लॉय का कोई एक पर्टिकुलर टाइम था, 18 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक वो वर्क ले आए थे, मतलब उससे काफी ज्यादा कॉस्ट सेविंग हुई थी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखे, अगर आप डिटेल कॉस्ट देखे, सारी चीजों में काफी कॉस्टिंग इनकी सेव हुई थी, राइट। वो इनकी जो मोशन स्टडी है उसका एक पार्ट है, राइट। फटीग स्टडी में ये बताते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय अगर रेगुलर बेसिस पे काम करता है तो वो थक जाता है ना, उसको रेस्ट की जरूरत होती है, तो किस किस इंटरवल पे क्या क्या ब्रेक्स आपको देने चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बनी रहे, वो फटीग स्टडी का पार्ट है। टाइम स्टडी में इन्होंने कहा कि भाई कोई भी काम आप पर्टिकुलर कर रहे हो उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, है ना, किस तरीके से आप वो टाइम परस्यू कर रहे हो, मतलब इतना टाइम अगर स्टैंडर्ड टाइम है तो उतना टाइम ही उसमें लगना चाहिए, ठीक है। अगर मोर एफिशिएंट एम्प्लॉय आपको मिल रहा है तो हो सकता है वो उससे कम में कर दे, लेकिन अगर उससे ज्यादा में कर रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा द एम्प्लॉय इज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, राइट, आपको उस पर वर्क करना होगा। तो ये स्टडी इन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल जो भी आपके मेथड है उसको वर्क स्टडी के थ्रू आप एनालाइज करो। वर्क स्टडी के थ्रू एनालाइज क्यों करा जा रहा है, उसमें वर्क स्टडी के थ्रू एनालाइज इसलिए करा जा रहा है, इन्होंने ये बोला कि भाई इसको एनालाइज करके आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस निकालो, ठीक है। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस निकालो, आप ये पता करो भाई ये स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड प्रोसेस को अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर वर्कर फॉलो कर रहा है, राइट, अगर उसमें पूरे पार्ट आ गए आपके जो भी वर्क स्टडी के जो पूरे पार्ट है वो आ गए, और इस स्टैंडर्ड प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला इनका पॉइंट यही था यहाँ पे कि इन्होंने बोला इन्वेस्टिगेट करो जो भी ट्रेडिशनल एक्टिविटी है, ठीक है, थ्रू इनकी जो पैटर्न था वर्क स्टडी, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बनाई है 2MFT इज बेसिकली मेथड, मोशन, फटीग और टाइम स्टडी का एक क्लब्स बनाया इन्होंने। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेथड देना था पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि उसमें क्लमसीनेस हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो, कुछ किस तरीके से वर्क होना है, एक स्टैंडर्ड तरीका पता चल गया सबको, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड के अप टू स्टैंडर्ड अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो हमें पता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो उससे ज्यादा दे रहा है ही इज मोर एफिशिएंट,
और अगर वो कम दे रहा है तो ही माइट बी इनएफिशिएंट, राइट। तो वो चीज स्टडी करके देन अकॉर्डिंगली एनालाइज करके इन्होंने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाने की कोशिश करी। अब इन्होंने दूसरा अच्छा काम क्या किया, जब ये स्टडी कर रहे थे, जब ये प्रिंसिपल बना रहे थे, तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि भाई इन्होंने बोला हर काम को करने के लिए ना एक बेस्ट तरीका होना चाहिए, ठीक है। देयर इज ओनली वन बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू हिम, देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग, राइट। हालांकि वन बेस्ट वे का कहने का मतलब क्या है, उसमें इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। इन्होंने कहा भाई जो भी प्रोसेस है ना आपका पूरा प्रोसेस, उसको पार्ट्स में बांट दो, उसको पार्ट्स में बांट दो, ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप उसे ब्रेक कर रहे हो तो उन छोटे छोटे पार्ट में वो काम करके देखो पहले, राइट। मतलब इन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज होती थी एक प्रोसेस में, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। अब उस छोटे छोटे पार्ट को अलग से चेक किया कि भाई कितना टाइम लग रहा है इसमें, राइट, कितना टाइम लग रहा है। अगर एम्प्लॉय पूरे एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है तो कितने टाइम में वो ये काम कर देगा, राइट। ऐसे छोटे छोटे क्योंकि एग्जाम्पल सैंपल साइज जब आपका छोटा हो गया, मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हो, एक तरफ है आप पूरी लाइन देख रहे हो प्रोसेस की, आप देख रहे हो आरएम आया, आरएम के बाद सारा प्रोसेस हुआ एफजी तक। अब आपने पूरा काट दिया उसे, फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया कि आरएम जो परचेज हो रहा था आप उसी को देख रहे हो किस तरीके से होता है, मटेरियल जब मशीन में गया तो उसी को देख रहे हो। तो आपने ऐसे जब ब्रेकआउट कर दिए, ब्रेकआउट के बाद आपने ये देखा भाई कैसे एफिशिएंटली हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, राइट। यानी अगर मैं जितना एफिशिएंट इसे कर सकता हूं, जितना भी एफिशिएंट मैं इसे कर पाऊं, फॉर एग्जांपल जितने एफिशिएंट में एफिशिएंसी मुझे पता लग जाएगी भाई इतने एफिशिएंट बेसिस पे मैं इसे कर पा रहा हूं, देन मैं उसे क्लब्ड करके एक मेथड बना दूंगा, एक स्टैंडर्ड जो आपका प्रोसेस है वो बना दूंगा, जो हम ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये देखना, मेरा मेन पर्पस क्या था यहाँ पे, मेरा मेन पर्पस ये था, जो लॉन्ग एक्टिविटी में मान लो 2 घंटे लग रहे हैं, छोटा छोटा मैंने तोड़ के देखा हर एक एक्टिविटी को, तो यार इसमें इतना इतना इतना, इसमें तो 1.5 घंटे ही लग रहे हैं, राइट। तो इससे लेस टाइम भी लगा और आपकी जो ह्यूमन की एनर्जी है, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉइज एनर्जी है, जो भी आपका टाइम है, वो काफी सारी चीजें इसमें अकॉर्डिंगली सेव हो रही है, जब आपका एक स्टैंडर्ड मेथड इसमें बन गया और आपको ये भी पता चल गया कि वन बेस्ट वे तरीका क्या है इसको काम को करने का, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल इनका क्या कहता था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब इज बेसिकली द पर्सनल जजमेंट, ठीक है, जहां पे आप अपनी पर्सनल जजमेंट दे रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द डिसीजन, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रिजल्ट, बट स्टिल यू आर गिविंग अ जजमेंट, ठीक है। दैट इज टोटली ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। तो उसमें क्या है, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने सिंपल सी बात रखी थी, भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या काम करेगा और क्या क्यों करेगा वो काम, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो देन यू कैन गुड टू गो, राइट, यू कैन गो फॉर इट। तो आप उसके लिए जा सकते हो अगर आपको ये 2 चीजें पता है, क्या कर रहे हो, ठीक है, और क्यों कर रहे हो, क्या वर्क करेगा और क्यों वर्क करेगा, ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी चीज इन्होंने यही बोला कि भाई ट्रेडिशनल एक्टिविटी जो है जितनी भी है उसको चेक करो वर्क स्टडी की फॉर्म में, ठीक है। चेक करो कि कैसे हम सुटेबल स्टैंडर्ड मेथड बना सकते हैं सबके लिए, ठीक है। सबके लिए जब हम स्टैंडर्ड मेथड बना पाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फॉलो होगा, ठीक है। अब एक बात इन्होंने यही कही, ये अच्छी चीज करी कि इन्होंने पूरी जो भी एक्टिविटी आपकी चल रही थी उसको ब्रेकआउट कर दिया छोटी छोटी एक्टिविटीज में, ये चेक करने के लिए कैसे हम इस काम को कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। कम समय में अगर हम कर पाएंगे, हम एफिशिएंसी अगर निकाल पाएंगे तो इससे हमारे एम्प्लॉय की एनर्जी भी सेव हो रही है, हमारी जो लेबर कॉस्ट है और मेटेरियल कॉस्ट आ रही है वो भी, आपकी मेटेरियल हो गया, लेबर हो गया और अदर रिसोर्सेज होते हैं काफी आपके, जब जैसे मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, तो वो सारे रिसोर्सेज हमारे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे इफ वी आर एफिशिएंट, राइट। तो ये इनका फिलॉसफी था कि अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से करो, स्टैंडर्ड वे में करो, जो भी आप काम कर रहे हो स्टैंडर्ड तरीके से करो, ठीक है। और इन्होंने यही बोला था कि वन बेस्ट वे होता है हर काम को करने का, तो वो वन बेस्ट वे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। और किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इन्होंने वर्क स्टडी दी है, आप उस तरीके से वो चीज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे इन्होंने काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स दी है किस तरीके से वो चीजें होंगी, वो इसका पार्ट आया था वर्क स्टडी, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट है ये टेक्निक का पार्ट है, एक तरह से जब इन्होंने टेक्निक बताई है तो उसके बारे में, जो मेथड हो गया, मोशन हो गया, आपका टाइम हो गया, फटीग स्टडी हो गया, उसके बारे में इन्होंने वहां बात करी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल कवर हुआ, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट। हार्मनी मतलब मिलजुल के, डिस्कॉर्ड मतलब अगर कहीं पे आपके डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले आप समझो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, मैंने पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर जो है हायर करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम एक मैनेजर की बात करते हैं, तो मैं एज अ ऑनर उस मैनेजर को बुलाऊंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैं उसे टास्क दूंगा, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर टास्क दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भाई ये काम हो जाना चाहिए, गेटिंग दिस डन एनी हाउ, राइट। अब मैनेजर के ऊपर पहले से प्रेशर आ गया, ठीक है,
इज ऑलरेडी उसके पास आ गया कि हाँ भाई मेरे को ये काम कराना है और इस टाइमलाइन में कराना है, इतने समय में मुझे ये काम कराना है, ठीक है। अब वो काम किससे कराएगा, खुद तो करेगा नहीं, ही इज द मैनेजर, तो ऑब्वियसली वो वर्कर जो होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, उनसे काम कराएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हियर वी आर रेफरिंग मैनेजमेंट फॉर मैनेजर, राइट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और जो अपना ये वर्कर है, इनके बीच हार्मनी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, तालमेल होना बहुत जरूरी है इनके बीच, राइट। अगर तालमेल नहीं होगा और यू आर जस्ट इन अ मोड एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, यू आर जस्ट इन अ मोड यार काम करना है, ठीक है, यू आर जस्ट इन अ मोड बॉसी मोड, आप हार्मनी नहीं बना के रख रहे, तो देयर इज द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, राइट। दोनों के बीच चांसेस है कंफ्लिक्ट होने के, वर्कर और इन दोनों के बीच चांसेस क्या है, कंफ्लिक्ट होने के। तो आपको एक हार्मनी बना के रखनी है दोनों के बीच, राइट। हार्मनी का मतलब आपका काम भी हो जाए पर्टिकुलरली, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट, इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, राइट। तो आपको खुद काम नहीं करना, आपको पता होना चाहिए काम कैसे कराना है, ठीक है। तो एक हार्मनी होनी चाहिए, अगर हार्मनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका जो डिसएग्रीमेंट्स है वो बढ़ेंगे, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर मान लो आपके एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट के बीच डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही हो रहा है। डिफरेंट कॉस्ट लग रही है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो सारी कॉस्ट जो जा रही है, या उनका मटेरियल आएगा, ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसको आपको कंसीडर करना है कि भाई किस तरीके से मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ ताकि परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, कंप्लीट मेंटल रिजोल्यूशन की जरूरत है, राइट। हार्मनी आपको क्रिएट करनी है एम्प्लॉय और मतलब जो मैनेजमेंट और वर्कर है उनके बीच। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेंटल रिवॉल्यूशन आपको लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट वर्कर के बिना अधूरा है और वर्कर मैनेजमेंट के बिना अधूरे हैं, ठीक है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं जब बात आती है, फॉर एग्जांपल जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हो ना, तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो आपको हार्मनी इसलिए बना के चलनी है। और मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये कि आप जब एज अ मैनेजमेंट सोच रहे हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए वर्कर के लिए, या जो भी आपका एम्प्लॉय है उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए, अगर मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, आपने ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट कर दिया, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना है। आपको उसके लिए आप हो सकता है इंसेंटिवाइज कर दो उसे, कुछ कुछ बोनस एलोकेट कर दो, कुछ ऐसी चीजें कर दो जिससे एम्प्लॉय को लगे कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। सब्जेक्ट टू प्रॉफिट आप कर रहे हो, उस अमाउंट में से बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहता है दोनों के बीच, ठीक है। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जब बनेगा तो ऑब्वियसली आपके लिए ही वो चीजें आगे के लिए स्मूथ फ्लो में चलेगी, ठीक है। जितना वर्कर हैप्पी होगा उतने अकॉर्डिंगली वो हैप्पीली अपना काम करता है। दूसरा, वर्कर के लिए इन्होंने बोला जो वर्कर है ना, उनको ये होना चाहिए कि भाई मैं हार्डवर्क करूं, ठीक है, हार्डवर्क करूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मान लो मैनेजमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेता है जिसमें मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज रिजेक्ट, राइट। एट फर्स्ट प्लेस आप अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए एज अ वर्कर फॉर एग्जांपल, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करती है, वो चेंज लेकिन बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर वर्कर एज अ वर्कर आपको ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना चाहिए, ठीक है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का जो है साथ दोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों के रोल समझ आ गया आपको। पहला रोल किसका आया, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट का ये रोल है कि वो वर्कर के बारे में सोचे, ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन बना के चले वर्कर से, एक हार्मनी बना के चले ताकि डिसएग्रीमेंट्स उनके कम हो। दूसरा, वर्कर का है, वर्कर शुड वर्क हार्ड, राइट, एज हार्ड एज पॉसिबल। और उसके साथ साथ उसे क्या करना है, अगर मान लो कोई चेंज मैनेजमेंट करते हैं कल को, फॉर एग्जांपल कोई चेंज वो करते हैं, तो उस केस में वर्कर को ये पता होना चाहिए कि अगर ये चेंज ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए हो रहा है, और बेशक मेरे को उसमें कुछ हल्का फुल्का जब चेंज होता है थोड़ा सा, अगर मुझे सफर अभी लग रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज टैकल करे, उसके अकॉर्डिंग वो चीज हैंडल करे। तो उसी के बारे में ये बता रखा है, रिवॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, अब ये प्रॉब्लम ना तब सॉल्व होगी जब आप लेबल थोड़ा सा ठीक रखोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। आप वैल्यू जो है मैनेजमेंट और वर्कर जो वैल्यू शेयर करते हैं आपस में, दैट शुड बी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली पोजीशन के हिसाब से मैनेजर बड़ा है, ठीक है, मैनेजर इज इन आई मीन बिगर पोजीशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, बट आपको ये पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ही तब होती है जब मैनेजमेंट और वर्कर एट अ सेम फेज पे वर्क करे। मतलब सेम फेज पे वर्क का मतलब क्या है, सेम फेज पे रहे, मतलब वो आपको पता हो कि यार वर्कर जितना मैनेजर इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही मेरा वर्कर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच, है ना। दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लुकआउट करो
मैनेजर की, तो मैनेजर भी उतना ही, मैनेजर के बिना वर्कर क्या है और वर्कर के बिना मैनेजर क्या है, राइट। तो दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके। अगर मैनेज, अभी यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन है दोनों आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन जितना आपका इंपॉर्टेंट होगा, जितना आपका एम्प्लॉय वर्क करेगा अच्छा, उतना ही आपका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को आपको सिमिलर लाइन पे रख के सोचना चाहिए, ठीक है। दोनों को सिमिलर लाइन पे रख के ही आपको प्रोसीड करनी चाहिए चीजें, क्योंकि आपको भी पता है कि दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजर काम कराने के लिए, क्योंकि आई एम आस्किंग विद द मैनेजर एज अ ओनर, राइट, और वो एक्चुअल में डील कर रहा है वर्कर से, तो वर्कर के प्रति भी आपकी सिंपैथी होनी चाहिए। अब एक जापानीज का कंपनी का एक एग्जांपल है यहाँ पे। वहां पे क्या होता था कि जब भी वर्कर अपसेट होते थे, ठीक है, किसी चीज से, फॉर एग्जांपल उनकी कोई चीज है नहीं मानी जा रही वो, राइट, तो उस केस में वो क्या करते थे, ब्लैक जो बैच होता था वो बांधते थे और अकॉर्डिंगली जो काम नॉर्मल उनका जो शिफ्ट टाइम है उससे ज्यादा काम करते थे टू गेट द मैनेजमेंट सिंपैथी, यू नो। तो इस तरीके का वर्क कल्चर था, आप समझ रहे हो जापानीज में। तो तभी वो, आप देख लो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, वो काफी चीजों में आगे हैं। तो ऐसा कुछ वर्क कल्चर हम यहाँ पे क्रिएट करें, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स की भी बनती है, ठीक है, दोनों की बनती है। तो वही इन्होंने बात कही है यहाँ पे कि जब आप कर रहे हो तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को आप सेम लेवल पे रखोगे तब अकॉर्डिंगली दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमें जो आपको फंक्शन बता रहा है, ये इसीलिए बता रहा है, ये यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैनेजर को भी आगे से जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि काम कराना है, ठीक है। तो जब तक हार्मनी नहीं होगी वर्कर और मैनेजर के बीच, ठीक है, उसके साथ साथ जब तक मैनेजमेंट वर्कर के बारे में नहीं सोचेगा, जैसे फॉर प्रॉफिट हुआ तो उसे कुछ हल्का सा बेनिफिट दे दिया, या फॉर एग्जांपल वर्कर है थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, कोई चेंज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग वो कोऑपरेट कर रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो ये सारी चीजें उसमें फॉलो होती है। ओवरऑल जो बेस है, ये दोनों बेस है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ये दोनों अच्छे से परफॉर्म करे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोस्पर करेगी, प्रोस्पेरिटी इज इन देयर हैंड, राइट। तो अगला क्या है, कोऑपरेशन होना चाहिए नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब आपको इसमें ना कॉपरेशन वाला पॉइंट एक नजर आता है, ठीक है, कॉपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच। कॉपरेशन का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप एज अ मैनेजमेंट और दूसरे एज अ वर्कर, देखो मैनेजमेंट अगर वर्कर से कंपटीशन करेगा, ठीक है, तो फिर काम जो है बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपटीशन वर्ड है दैट शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से रिप्लेस होना चाहिए कंपटीशन वर्ड, राइट। आपको क्या है, आपको कंपटीशन नहीं करना, ये थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन वर्जन है, ये जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है ना, उसी का एक्सटेंशन वर्जन है जिसमें आप कॉपरेशन कर रहे हैं नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके लिए दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया मेरे लिए मेरा वर्कर भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा जो है मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ कोई कंपटीशन नहीं करवा रहा, ठीक है, या कंपटीशन नहीं हो रहा, मेरे को चाहिए कि भाई कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन के अकॉर्डिंग दोनों काम करे, कोऑपरेट करके काम करे अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा, अगर कॉपरेशन आपका रहेगा तो आपके लिए वेलनेस है। और कॉपरेशन आप कैसे जनरेट कर सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक ओपननेस लाओ, जिसमें क्या है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, एज ए एम्प्लॉय अगर वो कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है आपको, क्योंकि बैटल ग्राउंड पे वही वर्क कर रहा है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय आपको कोई अच्छा फीडबैक देता है, कोई आपको ऐसी चीज बताता है, तो यू शुड बी ओपन अबाउट इट। अगर आप ओपन ही नहीं हो तो फिर वो कैसे बताएगा आपको। तो ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब यही है कि एम्प्लॉय अगर आपको कुछ बता रहा है, एम्प्लॉय अगर आपको कुछ फीडबैक दे रहा है, तो यू शुड बी ओपन अबाउट इट। हो सकता है उस फीडबैक से आपकी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाए, ठीक है। और इसमें तो एक पॉइंट और एड ऑन करा गया है कि अगर आपकी कॉस्टिंग सब्सटेंशियल कम होती है तो यू शुड रिवॉर्ड दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉयज जिन्होंने भी आपको वो सजेशन दी थी वो काम करने की, आपको उसको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। इससे क्या है, कॉपरेशन बन रहा है आपका, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, और वो हर बार आपको कॉस्ट इफेक्टिव ही मिलेगी, बट हाँ जब भी वो सजेशन दे रहे हैं यू शुड बी रेडी टू लिसन। आपको एज अ मैनेजमेंट वो लिसन, आप उसे सुनने के लिए रेडी होने चाहिए। आप ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप मुझे क्या ही बताओगे एज अ वर्कर, राइट। तो कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है वहां पे, इंडिविजुअलिज्म नहीं चलती है वहां पे, ठीक है। मैनेजमेंट को साथ मिलके काम करना होता है वर्कर के, ठीक है, साथ मिलके वो कोऑर्डिनेट करेगा, तभी वो चीजें जो है आगे फ्लॉलेसली जाएगी, ठीक है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज बता दे जिससे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू आपका काफी सब्सटेंशियल बेनिफिट हो जाए, राइट, फिर आप उसे रिवॉर्ड भी करोगे, लेकिन ठीक है ना, ये देखनी है आपको। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क के लिए आप वर्कर को वर्क देते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी मैनेजर जो है तो एज सच इक्वल सेम वे में आपको उसे रखना है, ठीक है ना। सेम वे में जब आप रखोगे,
सेम वे में रखने से क्या होगा, सेम वे में रखने से आपका एक इजीनेस ये आएगी कि वहां पे अभी आपको पता है। एक चीज और करो इसमें, जो भी मैनेजमेंट है ना उसको वर्कर के साथ साइड बाय साइड आप लगाओ, राइट। ये भी बोला गया है कि जब वर्कर काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट वहां होना चाहिए साइड बाय साइड, ऑल द डे उनके साथ होना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। अगर मान लो कोई हेल्प चाहिए वर्कर को तो हेल्प के लिए किससे बोलेगा, मैनेजमेंट से तो बोलेगा। तो अगर मान लो उनको इंकरेजमेंट की जरूरत है, बीच में वो मान लो थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है, कुछ हो रहा है या वो डिमोटिवेट हो रहे काम करते हुए, तो उन्हें इंकरेज करो आप, राइट। उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्हें हेल्प करो, राइट। ये सारी चीजें मैनेजमेंट साइड बाय साइड तभी कर सकता है जब उसके साथ वो काम कर रहा हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच इनके अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंगली, ताकि उससे क्या होगा कि आप जब साइड बाय साइड वर्कर के साथ हो तो उसे पता है मैनेजमेंट मेरे साथ खड़ा है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मैनेजर है या मैनेजमेंट जो है वो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है, एक रिस्पॉन्सिबल बनो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे उसके स्मूथिंग के लिए किस तरीके से वो काम कर सकता है, किस तरीके से चीजें कर सकती है, उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो दोनों एक दूसरे को, ठीक है। मैनेजमेंट वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, राइट। ओपननेस है, वो अगर कोई फीडबैक दे रहा है या वो अगर कोई चीज बता रहा है तो आप उसे सुन रहे हो, ठीक है। आप उसे अवॉर्ड भी कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिवीजन इक्वली है तो उसमें क्या रहेगा कि मैनेजमेंट भी क्या करेगा, साइड बाय साइड उसके साथ वर्क करेगा। वर्क का मतलब क्या है, वर्क का मतलब ये नहीं मैनुअली वर्क करने लग जाएगा, बट वर्क का मतलब ये उसको जैसे इंकरेज करना हो गया, ठीक है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना देन एंड देयर, अकॉर्डिंगली ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल वही बात रखी है, आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना, कोऑपरेशन करना है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हमने बात करी, तो वही बात है यहाँ पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। इससे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मैनेजमेंट और वर्कर के बीच अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, जब मैनेजमेंट वर्कर के साइड बाय साइड वर्क करते हैं तो उन्हें हेल्प कर सकते हैं, वर्क को थोड़ा स्मूथिंग इंकरेज कर सकते हैं वर्क के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि साइंस है नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। जो आप जजमेंट करते थे या आपकी फॉर एग्जांपल जो पर्सनल जजमेंट चलती थी वो नहीं है ये, ठीक है। दूसरी, हार्मनी होनी चाहिए नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा डिसएग्रीमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा, ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट लग रही है भाई इसमें। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट लग रही है तो ऑब्वियसली आपको भी समझना चाहिए, अगर आपको अपना मेंटल रिवॉल्यूशन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, आप वर्कर के बारे में थोड़ा सोचो, है ना। क्योंकि आप सोचो, आप इस केस की अगर मैं बात करूं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की, आप अगर सोचो अगर एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी नहीं होती है, ठीक है, एम्प्लॉय की अगर प्रोस्पेरिटी नहीं होती है तो क्या एम्प्लॉयर की हो जाएगी, अगर हो भी जाएगी तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों की प्रोस्पेरिटी रहे, प्रोस्पेरिटी इज समथिंग अचीवमेंट, सम सक्सेसफुल, मेजरली यहाँ पे आप मॉनेटरी टर्म में देख सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी तभी पॉसिबल है दोनों पार्टी की जब वो ऑब्वियसली हार्मनी बनी रहेगी, डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट बहुत कम होंगे। तो देखो, एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर कुछ नहीं है और एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉय कुछ नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये जब बना रहेगा, ये जब हार्मनी डिस्कॉर्ड नहीं करोगे आप एक दूसरे को, तो अकॉर्डिंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ वे में चलेगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, देखो आपको भी पता है एज अ एम्प्लॉयर आपकी प्रोस्पेरिटी जो बनी हुई है वो एम्प्लॉय से बनी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आपके जितने खुश रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप भी उससे ज्यादा खुश रहोगे। तो दोनों की प्रोस्पेरिटी जो है आपस में रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयर ज्यादा खुश है, एम्प्लॉय बहुत दुखी होना चाहिए, नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ओवरऑल वो हिट करेगा, ठीक है। तो यू शुड बी लाइक, आपको जब आप ये वाला जो फीचर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनबिल्ड कर रहे हो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए एम्प्लॉय जैसे एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे ही एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। सीसॉ देखा आपने, तो अगर मान लो एक नीचे हो जाएगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, या इक्वल, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों की प्रोस्पेरिटी आपस में डिपेंड है, जब एक वर्क करेगा तभी तो ऊपर जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, दोनों का फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, एक यहाँ पे जो अगला हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन रहने चाहिए हो आप, कोई अगर चीज वो आपको बता रहे हैं वर्कर्स या एम्प्लॉय, तो यू शुड बी ओपन टू लिसन, हमें सब पता वाला नहीं है एटीट्यूड, ठीक है। तो वो है यहाँ पे ओपननेस होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करो, ठीक है। साइड बाय साइड मैनेजमेंट वर्क करे, कोई हेल्प चाहिए, कोई इंकरेजमेंट चाहिए उसे, ठीक है, स्मूथ करो उसका फंक्शन जितना हो सके ताकि वो अच्छे से अपना वर्क करे, और ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिट है, ठीक है। अब हम एंड में क्या करते हैं, हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, तो हमें डेवलप करना है हर एक एम्प्लॉय को
इतना डेवलप करना है कि वो इतना एफिशिएंट और प्रोस्पेरिटी, मतलब मेरे को किसी एक एम्प्लॉय को तो नहीं करना ना, मान लो एक एम्प्लॉय मेरे पास आ गया, राइट, तो मुझे उसी के लेवल पे या मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो अच्छा बेसिकली करना है, तो मुझे क्या करना है, हर एक की एफिशिएंसी, हर एक की प्रोस्पेरिटी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेवलप कर रहा हूँ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, टू हिज और हर, मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ उनकी पर्टिकुलर, हिज और हर जो भी हो, मैन वुमेन जो भी है वो, उनकी जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी है उसको मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। ये काम है चौथे प्रिंसिपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब देखो, अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो एफिशिएंसी आप उनकी इंप्रूव कर रहे हो, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो किसको बेनिफिट है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे बेनिफिट है ना यार। अगर मेरा एम्प्लॉय एफिशिएंट है, मेरा एम्प्लॉय मुझे मतलब कॉस्ट कम लगा के ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो मेरे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में प्रॉपर फिट बैठ रहा है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी पे भी ध्यान दूं, राइट। प्रोस्पेरिटी, उसकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है, उसकी जो ओवरऑल सक्सेस है, उस पर मैं ध्यान दूं, राइट। तो मेरे को ये देखना है उसकी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी दोनों होनी चाहिए। आपको पता है पूरी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो भी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सन मतलब जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उस पर डिपेंड है। देखो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड ऑन पर्सन कॉम्पिटेंसी। तो जितना ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। जितना ज्यादा वो कॉम्पिटेंट रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि भाई हर एक एम्प्लॉय की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी पे पहुंचो आप, तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज कर पाएगा, वो काम कर पाएगा, ठीक है। वो आपको देखना है इसमें। दूसरी चीज, अब वो कैसे पहुंचेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो नए आए हैं, ठीक है, तो उनको आप प्रॉपरली ट्रेन करो, ठीक है, ताकि उनकी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी है वो आप निकाल सको, ठीक है, वो आप निकाल सको। वो जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो, जो भी आपकी ट्रेनिंग में कॉस्ट लग रही है, वो इसलिए लग रही है कि एम्प्लॉय को आप उस लायक या इतना अच्छा बना रहे हो ताकि वो आपके लिए आगे बेनिफिट कमा के दे आपको, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है अगर इफ यू वांट अ एफिशिएंट एम्प्लॉय। और एक एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए आपको, जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के भीतर है, आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है वो आप डिग आउट करो, ठीक है। अगर आप वो डिग आउट करने में सक्सेसफुल होगे तो अकॉर्डिंगली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमेटिकली प्रोस्पेर कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग आप दे रहे हो उन्हें, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वहां पे कि अगर कोई भी नया कंटेंट आया, नया एम्प्लॉय आया, या मान लो कोई नया प्रोसेस आया, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दो उन्हें आप, ठीक है, बिठा के ट्रेनिंग दो। और जो वर्क, आप देखो सबसे पहले एम्प्लॉय की फिटमेंट आप कैसे चेक करते हो, एम्प्लॉय जब आप हायरिंग करते हो, जब आप उसकी स्टाफिंग के लिए हायर करते हो एम्प्लॉय को, तो वहीं से उसकी फिटमेंट स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू उसको हायर करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता होना चाहिए यार ये बेसिक लाइन तो वो क्लियर करना चाहिए अगर वो एज अ एम्प्लॉय बन के आ रहा है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय बन के आ गया, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग आप दे रहे हो, ठीक है। अब आप जो उसे वर्क अलाइन कर रहे हो वो उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दो, ठीक है। उसका कैपेबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, उसकी मान लो फिजिकल होगी, मेंटल होगी, इंटेलेक्ट होगी, जो भी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से काम दो होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने देखा उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी है नहीं, आपने काम उस हिसाब से उसे ओवरलोड कर दिया, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मेंटल कैपेसिटी उतनी है नहीं, आपने ओवरलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके इंटेलेक्ट कैपेसिटी इतनी है नहीं, आपने ओवरलोड कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल एफिशिएंसी ही आपकी कम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायरिंग के टाइम पे आप फिटमेंट चेक करो, ठीक है, वहीं से ये प्रोसेस जो है एफिशिएंसी का चेक होना शुरू हो जाता है। देन अगर आपको एफिशिएंट एम्प्लॉय रखना है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पोस्ट आपने जब हायरिंग कर ली है उसके बाद ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग देते हो एम्प्लॉय को तो वो आपके लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। जब वो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो आगे के लिए आपके लिए ही बेनिफिट है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही ये कह रहे हैं टेलर, यही कह रहे हैं आपको कि पर्सनल की कंपिटेंसी पे डिपेंड है, तो उन्हें ट्रेनिंग दो प्रॉपरली। वर्क अलाइन जो कर रहे हो उनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्ट जो है उसके हिसाब से आप जो है वर्क उन्हें अलाइन करो, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एफिशिएंट एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो जितना एफिशिएंट एम्प्लॉय है उतना वो ज्यादा काम करेंगे, उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही तो बेनिफिट होगा, राइट। अब देखो ध्यान से मैं इसे सिनॉप्सिस कर रहा हूं जो भी हमने चर्चा करी है अभी, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करवाना है, ठीक है। उसके बाद वो काम आप करवा रहे हो और आप देख रहे हो कि भाई ये जो काम है बेस्ट तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा लो कॉस्ट में, ठीक है। बेस्ट तरीके से होना चाहिए, लो कॉस्ट में होना चाहिए, तो ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला काम हो गया, ठीक है। इसके जो फादर है वो एफडब्ल्यू टेलर है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं इसके, ठीक है। इन्होंने 4 प्रिंसिपल में सबसे पहली बात की है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, राइट। इसमें इन्होंने यही बताया पर्सनल जजमेंट को साइड करो, जो भी ट्रेडिशनल मेथड है आपके,
जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उनको वर्क स्टडी के थ्रू क्या करो, आप एनालाइज करो, एनालाइज करके आप एक जो स्टैंडर्डाइज मेथड है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर बनाओ। स्टैंडर्डाइज मेथड अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर बना दिया तो वो पूरी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वही फॉलो होगा। ठीक है, पहली चीज इन्होंने यही कही। दूसरी चीज इन्होंने क्या करा, एक्टिविटीज को शॉर्टर पीरियड में बांट दिया। ठीक है, तो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के इन्होंने एफिशिएंसी चेक की कि कैसे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में टाइम कम लगा सकते हैं हम। टाइम कम जितना लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो एम्प्लॉइज है उनकी एनर्जी सेव होगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली उनकी एनर्जी सेव होगी, आपका टाइम भी सेव हो रहा है उसमें। ठीक है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो आपकी इसमें इंप्रूव हो रही है इसके थ्रू। ठीक है, तो इन्होंने यही बताई है यहाँ पे। और इन्होंने ये एक चीज और एड ऑन करी है कि भाई जब आप कोई भी काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्या काम करेगा और क्यों काम करेगा ये पता होना चाहिए। ठीक है, और हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो वो तरीका डिग आउट करना है, फाइंड आउट करना है, देन अकॉर्डिंगली थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन वो तरीका चलाना है। ठीक है जी। दूसरी इन्होंने बात यही भी की, हार्मनी होगी। ठीक है, नॉट डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। जो मैनेजर है ऐसा इंटरलिंक काम करता है आपके एम्प्लॉय और आपके जो ऑनर है उनके बीच। ठीक है, तो अगर उसको कोई काम बोला है मैनेजर को करने के लिए तो उसके पास भी ऊपर से प्रेशर है कि उसे वो काम करना है, लेकिन वो काम कौन करेगा, वर्कर ही, एम्प्लॉय तो करेंगे वो काम, लेकिन हार्मनी अगर होगी नहीं आपस में तो किस तरीके से काम होंगे। तो मेजर रोल यहाँ पे जो टाइम वेस्ट होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट में। राइट, कॉन्फ्लिक्ट जितने ज्यादा होंगे आपके उतना ही आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट हो रहा है वहां पे। राइट, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने का। अगर आप एज अ मैनेजर कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉय से कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना है, ताकि काम वही करेगा, काम आपको उसी के अकॉर्डिंग कराना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको उसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, इफ एज अ मैनेजमेंट इफ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट तो कुछ शेयर आप एम्प्लॉय को शेयर कर सकते हो एज अ इंसेंटिव के फॉर्म में या एज अ बोनस के फॉर्म में। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। और एज अ एम्प्लॉय आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जितना आपके एंड पे पॉसिबल हो हार्डवर्क करना वो आप हार्डवर्क करो। ठीक है, और अगर मान लो मैनेजमेंट कोई चेंजेस भी कर रहा है और उससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट का आप साथ दो। ठीक है जी, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है आपको कि ये चीजें करनी है आपको। ठीक है, और मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यही था जो मैंने अभी आपको बताया। और उसके अलावा आपको पता है कि अगर एम्प्लॉय तरक्की करेगा, ठीक है, अगर एम्प्लॉय तरक्की करेगा तो एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाएगा। एम्प्लॉयर तरक्की कर रहा है तो एम्प्लॉय भी ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाएगा। तो वाइस वर्सा ये दोनों है, दोनों की प्रोस्पेरिटी एक दूसरे के हाथ में है। ठीक है, एक दूसरे चाहे तो दोनों की प्रोस्पेरिटी बहुत बढ़ा सकते हैं अपने आप में, प्रोस्पेरिटी दोनों की। ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस जो है इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल होने के लिए दोनों को ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्डियल एक हार्मनी बना के रखे। ठीक है, डिस्कॉर्ड नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं करना है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच, यहाँ पे आपको कोऑपरेट करना है। ठीक है, ओपननेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। अगर एम्प्लॉय आपको कुछ बता रहा है, ठीक है, कोई सजेशन दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, कुछ चीज बता रहा है, कुछ ऐसी बता रहा है चीज, हो सकता है आपका उससे काफी ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो जाए, तो उसे सुनो सुनो और इंप्लीमेंट करके अगर कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है तो उससे फिर अवॉर्डेड भी करो उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट जो है जब वर्कर ऑल द डे काम कर रहे हैं तो उनके साथ होनी चाहिए। अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है फॉर एग्जांपल, राइट, वो अगर लो हो रहे हैं तो उनको थोड़ा इंकरेज करना। ओवरऑल आपका काम होना चाहिए एज अ मैनेजमेंट, तो वर्कर का काम है वो स्मूथ फ्लो में चले। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा ये। और आपको हर एक इंडिविजुअल की जो एफिशिएंसी है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है उसकी, ठीक है, वो आपको निकालनी है। ग्रेटेस्ट जो प्रोस्पेरिटी है वो आपको निकालनी है। ठीक है, वो डिग आउट आप कैसे करोगे, आप मुझे बताओ, वो डिग आउट आप किस तरीके से कर सकते हो। वो आप कर सकते हो, देखो पर्सन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं उसे हायर कर रहा हूँ, तो जब मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसको वहीं से उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया चेकिंग का। ठीक है, जब मैं उसे हायरिंग कर रहा हूँ तो प्रॉपर उसे ट्रेनिंग दो, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग के बाद उसको जो काम असाइन करो उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दो काम। ठीक है, उसकी फिजिकल होगी, मेंटल होगी, इंटेलेक्ट होगी, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से दो, उसको ओवरलोड मत करो। स्टैंडर्ड आपने बनाया तो स्टैंडर्ड हमेशा जो बनता है नॉर्मल चीजें अवॉइड करके ही स्टैंडर्ड बनता है। राइट, तो नॉर्मल जो बेसिक चीज है उसे अवॉइड करके आपने स्टैंडर्ड ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, तो उसको ओवरलोड मत करो। ओवरलोड करोगे तो फिर आपकी काम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हैम्पर होगी। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने वही बताई कि जो भी एम्प्लॉय आपका इफेक्टिव होता है, मतलब जितने ज्यादा इफेक्टिव एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होंगे उतना ही ज्यादा वर्क करेंगे, उतना ज्यादा वर्क करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा यानी उतना ही ज्यादा वो अर्न भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज आपको 4 प्रिंसिपल के थ्रू इन्होंने बताई है एफडब्ल्यू टेलर सर ने। राइट, और इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। जैसे हमने प्रिंसिपल देखे अभी इनके चारों, ठीक है, वैसे इनकी टेक्निक्स भी है। तो अभी नेक्स्ट इसका हम टेक्निक्स देखेंगे, इनका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, तो उसमें हम इनकी टेक्निक्स देखेंगे। तो ये जैसे भी जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, जो भी, ठीक है, इनके बारे में, सर के बारे में, जैसे इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करा था वो एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, वो बुक में दिया है आपको। यहाँ पे जो मैंने ब्रीफ आइडिया दिया था, लाइक उनका कब जन्म हुआ था, क्या प्रोफेशनल डिग्री थी उनकी, राइट, मैकेनिकल इंजीनियर था जो, कहाँ से करा था उन्होंने, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। मेन चीज जो हमने डिस्कस करी है वो उनके प्रिंसिपल्स है, वो उनके जो 4 प्रिंसिपल्स है वो हमने डिस्कस करें। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट हो गए। अब प्रिंसिपल तो मिल गए सर, आपने कहा था प्रिंसिपल हमेशा टेक्निक के साथ आते हैं, तो इन्होंने टेक्निक्स भी दी है। ठीक है,
तो वो टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से इनकी टेक्निक्स रहेगी, किस तरीके से वो टेक्निक्स जो है फॉलो होती है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके टेक्निक सीखेंगे, ठीक है, किस तरीके से इनकी टेक्निक है। ओके, आई होप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।